से सवाल पूछूं कि जो आज हमें अपने इंडिया में इतने सारे स्टेट्स देखने के लिए मिलते हैं, बहुत सारी यूटीज देखने के लिए मिलती है, तो क्या आपके संविधान लागू होने के समय में भी इतने ही स्टेट्स थे या किसी और तरीके का फॉर्मेशन था या किसी और तरीके का स्ट्रक्चर हमारा इंडिया कंटेन कर रहा था? ठीक है, तो इसी टॉपिक पर हम चर्चा करने के लिए पढ़ेंगे। इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, वेलकम दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल क्रिएट लर्नर में बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन की इस सीरीज में एक नया टॉपिक लिया है जिसे कहा गया है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, राज्य पुनर्गठन जिसे कहा जाता है। तो इससे पहले की क्लासेस में हमने पार्ट 1 को पढ़ लिया है। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये पार्ट 1 का ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपके मेंस में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो पार्ट 1 की अगर मैं बात करूँ तो पार्ट 1 में कुछ आर्टिकल्स हैं जैसे आर्टिकल 1, 2 एंड 3, 4। ठीक, तो ये सारे आर्टिकल्स हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ लिए हैं। तो अगर आपको ये वीडियोज देखनी हो तो आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जब भारत आज़ाद हुआ था, ठीक है, 1950s में, क्योंकि आपको पता है ब्रिटिशर्स ने इंडिया में बहुत तरीके से डिवाइड एंड रूल को फॉलो किया है और मतलब जितनी भी हमारी टेरिटरीज थी या जितने भी एरियाज थे उनको रैंडमली उसने क्या किया है, डिवाइड कर दिया था। ठीक है, ना तो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर्स को फॉलो किया गया है, ना कल्चर, ना आपके रिलीजियस या किसी भी ऐसी तरीके के, मतलब एक सोचे समझे तरीके से प्लान नहीं किया गया था, रैंडमली चीज़ों को आपने क्लासीफाई कर दिया है। ठीक है, लेकिन संविधान लागू होने के बाद में 1950 के बाद में संविधान निर्माताओं के सामने क्वेश्चन था कि कैसे हम भारत को इस तरीके से या किस तरीके से स्टेट्स का फॉर्मेशन करें कि आगे चलकर भारत की एकता या अखंडता के लिए क्वेश्चंस ना बन जाए। जैसे पाकिस्तान उस समय हाल ही में क्या था, अलग हुआ था, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज था कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के सामने कि किस तरीके से चीज़ों को इस मतलब बनाया जाए ताकि इन फ्यूचर बहुत सारे चैलेंजेस क्रिएट ना हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर चीजें की गई थी कि भाई क्या किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएटेड 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन। ठीक है, पूरे इंडिया को 4 भागों में बांटा गया था जी। ठीक है, पार्ट 1 जिसे पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। ठीक है, पार्ट ए में वो राज्य आते थे, ठीक है, पार्ट 1 में वो स्टेट्स आते थे जहां पर गवर्नर्स के प्रोविंसेस होते थे। ठीक है, बेसिकली 9 संख्या में कितने थे, 9। ठीक है, इसके बाद पार्ट बी में आते थे प्रिंसली यूनियंस जहां पर राजा रजवाड़ों का शासन होता था, ये भी 9 आपके प्रिंसली यूनियंस थे। ठीक है, इसके बाद पार्ट सी में आता है चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस जहां पर मुख्य आयुक्त जो होते थे उनका शासन होता था, ये क्या थे, आप पार्ट सी में आते थे। और एक इंपॉर्टेंट जो हमारा आइलैंड था अंडमान एंड निकोबार, इसको रखा गया था पार्ट डी में। इसी को 4 फोल्ड डिवीजन भी कहा गया था। ठीक है, अब लेकिन इसके बाद में इंडिया में बहुत तरीके की अलग अलग डिमांड उठने लग गई थी और एक इंपॉर्टेंट डिमांड थी कि भाई भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाना चाहिए। क्योंकि देखो, भाषा एक ऐसा माध्यम होती है जिससे जनता सरकार के थ्रू सरकार से बहुत सीधे तरीके से कनेक्ट हो सकती है। ठीक है, बहुत सारे स्टेट डिमांड करने लग गए थे कि भाई भाषा को मुख्य आधार मानते हुए 1 लैंग्वेज 1 स्टेट का दर्जा या फिर इस तरीके से फॉर्मेशन किया जाना चाहिए कि एक भाषा बोलने वाले लोगों को एक स्टेट में डाल दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ ये इंपॉर्टेंट आपके उस समय क्वेश्चन था कि क्या इस तरीके की जो डिमांड हो रही है उसको फॉलो करना चाहिए या कहीं ऐसा तो नहीं, अगर हम इस तरीके की डिमांड को फॉलो करते हैं तो आगे चलकर जैसे पाकिस्तान का डिवीजन हुआ है और भी स्टेट्स इंडिया से अलग हो सकते हैं, तो ऐसा कोई चीजें ना हो, तो इसके लिए भारत सरकार के द्वारा डिफरेंट कमीशंस क्रिएट की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर कमिटीज फॉर रीऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक क्वेश्चन था, शुड स्टेट क्रिएटेड ऑन बेसिस ऑफ लैंग्वेज और एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन की दृष्टि से स्टेट्स का गठन किया जाना चाहिए या फिर लैंग्वेज की दृष्टि से। ठीक है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंटली हमारे पास 3 कमीशंस आती हैं। सबसे पहले जो कमीशंस थी जिसे कहा जाता है, तो हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट कमिटीज क्रिएट की गई थी। तो सबसे पहली जो कमेटी थी जिसे हम थर कमेटी के नाम से जानते हैं, ठीक है, यहाँ पर इसको जून 1948 में क्रिएट किया गया था कि भाई ठीक है, देखते हैं कि मतलब ये जो कमिटीज की रिकमेंडेशन क्या कहती हैं, लैंग्वेज को स्टेट फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट समझना चाहिए या नहीं। ठीक है, तो ये अंडर एसके धर की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई थी और इसमें और भी मेंबर्स थे। तो इस कमेटी की जो वर्डिक्ट था या इस कमेटी का जो रिकमेंडेशन थी वो ये थी कि भाई 1 लैंग्वेज 1 स्टेट का फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। ये वही चीजें फिर क्रिएट कर सकती है कि इंडिया की यूनिटी पर क्वेश्चन मार्क उठ सकता है या इंडिया की यूनिटी, इंटीग्रेशन, ये सारी चीजें क्या हो सकती हैं, चैलेंज हो सकती हैं। तो इसीलिए इसको रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है,
इसके बाद आती है एक और कमेटी, क्योंकि कंटिन्यूसली डिमांड तो फिर भी उठ ही रही थी। फिर सरकार ने एक और कमेटी का फॉर्मेशन किया, जिसे जेबीपी कमेटी कहा जाता है। दिसंबर 1948 में एक और कमेटी बनी, ठीक है, जेबीपी। तो इसमें 3 मेंबर्स थे, जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारमैया और सरदार पटेल। इन तीनों मेंबर्स की एक कमेटी बनी। इस कमेटी की जो रिकमेंडेशंस थी वो भी इस तरीके से थी कि भाई 1 लैंग्वेज 1 स्टेट के कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं किया जा सकता है, ठीक है। रीऑर्गेनाइजेशन ऑन लैंग्वेज, इनका मतलब इनका ये मानना था कि अगर हम लैंग्वेज को स्टेट फॉर्मेशन के लिए एक इंपॉर्टेंट पहलू मानेंगे तो कहीं ना कहीं नेशनल यूनिटी थ्रेट हो सकती है या नेशनल यूनिटी चैलेंज हो सकती है, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ कि देखिए 1952 में एक क्योंकि देखो तेलुगु भाषी जो एरियाज था, मद्रास जो आपका रीजन है, मद्रास रीजन में तेलुगु बोलने वाले जो लोग थे, उन लोगों की डिमांड थी कि हम लोगों के लिए एक नया राज्य ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज आंध्रा का गठन किया जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि सरकार के पास ये जो कमिटीज थी, इनकी कमिटीज की रिकमेंडेशन के बेसिस पर सरकार ने इस जो डिमांड थी इसको पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दिया या नेग्लेक्ट कर दिया। लेकिन बहुत सारे जो कार्यकर्ता थे, बहुत सारे जो डिमांड जो उठ रही थी, उसमें से एक इंपॉर्टेंट जो कार्यकर्ता थे श्री रामल्लू, ठीक है, उनकी आमरण अनशन के बाद में डेथ हो जाती है। और फिर ये जो चीजें थी बहुत ज्यादा सीरियस एक मतलब एक लेवल पर पहुंच जाती है। तो सरकार को दबाव में आकर के तेलुगु भाषी लोगों के लिए 1953 में आंध्रा एक राज्य का गठन करना पड़ता है। तो आंध्रा का गठन जो होता है लैंग्वेज के बेसिस पर होने वाला पहला ऐसा राज्य था, ठीक है। अब इस तरीके की जो डिमांड एक राज्य की डिमांड एक्सेप्ट हो गई तो और राज्य को इससे क्या मिल जाती है, एक मतलब आप कह सकते हैं कि होप मिल जाती है कि हम लोग भी अगर इस तरह से डिमांड करते हैं तो हमारी भी डिमांड को एक्सेप्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो कंटिन्यूसली डिमांड उठती जा रही थी, तो सरकार को फिर एक कमेटी गठित करनी पड़ी, जिसे हम स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसे फजल अली कमीशन भी कहा जाता है। 1953 में इस कमीशन का गठन किया गया था। अब इस कमेटी में 3 मेंबर्स थे, ठीक है, जस्टिस फजल अली, के.एम. पनिक्कर और तीसरे मेंबर का नाम था हृदयनाथ कुंजरू या एच.एन. कुंजरू इनको कहा जाता है, ठीक है। अब इन्होंने बहुत सारी चीजों को देखते हुए इंडिया की उस समय की सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए लैंग्वेज को वन ऑफ द बेसिस माना, ठीक है। राज्य का अगर हम फॉर्मेशन कर रहे हैं तो लैंग्वेज को एक हम एस्पेक्ट या एक फैक्टर मान सकते हैं, बट इन्होंने भी 1 लैंग्वेज 1 स्टेट के जो प्रिंसिपल था उसको पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम राज्य के फॉर्मेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज को देख रहे हैं। इन्होंने अदर फैक्टर्स भी इसमें कंक्लूड किए हैं। इन्होंने सबसे पहले जो चीज कही थी कि भाई यूनिटी और सिक्योरिटी भी देखी जाएगी, भारत की एकता और सुरक्षा सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। सबसे पहले तो कि हम राज्य का फॉर्मेशन तो कर देंगे भाषा के आधार पर कहीं आगे चल के भारत की एकता या सुरक्षा में कोई भी चैलेंज क्रिएट नहीं होना चाहिए या किसी तरीके का कोई हर्डल नहीं आना चाहिए। तो हमें ये भी चीजें देखनी पड़ेंगी। फिर इसके बाद आता है लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजेनिटी, मतलब ठीक है हमने भाषा को भी मान लिया, हमने जो कल्चर है उसको भी एक इम्पोर्टेंस दे सकते हैं, ठीक है। फिर आता है फाइनेंशियल आर्थिक जो आपके वित्तीय, आर्थिक और एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन कि ये भी एक इंपॉर्टेंट पहलू के रूप में इन्होंने एक्सेप्ट किया है कि ठीक है आर्थिक रूप से भी राज्य का गठन किया जा सकता है, ठीक है। जैसे उत्तराखंड का फॉर्मेशन किया गया था, जैसे आपके बिहार है, छत्तीसगढ़ है, ये सारे राज्यों का फॉर्मेशन इकोनॉमिक वायबिलिटी को ध्यान में रखते किया हुआ था कि ये भले ही ये जो रीजन हैं कि मिनरल रिसोर्सेज से रिच हैं, लेकिन फिर भी ये पुअर क्यों हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बड़े राज्य हैं, ये जिस भी राज्य का ये हिस्सा है, ये जो रीजन है ये बहुत ज्यादा नेग्लेक्टेड ही समझा जा रहा है। यहाँ से रिसोर्सेज का तो इस्तेमाल किया जा रहा है, बट इसका जो प्रॉफिट है, ये जो इसका बेनिफिट है, यहाँ के लोगों तक पहुंचाया ही नहीं जा रहा है। तो इन सब चीजों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इस वजह से ही क्या था कि सिर्फ लैंग्वेज को हम नहीं मान सकते हैं, बल्कि अदर फैक्टर्स भी इसमें इंक्लूड होने चाहिए। तो इस आधार पर या फजल अली कमीशन की रिकमेंडेशन के आधार पर एक इंपॉर्टेंट कमीशन या आपका क्या किया गया था, जिसे कहा जाता है SRC, मतलब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन क्रिएट किया गया था, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने रिकमेंड किया गया था, इनकी रिकमेंडेशन के आधार पर ये जो 4 फोल्ड डिवीजन था हमारे पास, ये इस तरीके के डिवीजन को खत्म कर दिया गया और इसके जगह पर हमने 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज का फॉर्मेशन किया है, ठीक है। 14 स्टेट्स बने थे और इसके बाद 6 यूनियन टेरिटरीज का फॉर्मेशन किया गया था। और दूसरी चीज क्या की गई थी, अबॉलिशन द ओल्ड 4 फोल्ड डिवीजन। जो आपका 4 फोल्ड डिवीजन है, ये ABCD जो पार्ट में डिवाइड किया गया था, इस पार्ट्स को अपने
खत्म कर दिया था, ठीक है। और इसके बाद आगे चल के बहुत सारी चीजें क्या की गई थी, बहुत सारे राज्य बने हैं धीरे धीरे करके, उसको भी हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। तो ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया या इंपॉर्टेंट कमिटीज की जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये खत्म हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।